तो आज जरा पावर के गलियारों में झांकते हैं। हमारे हाथ ना कुछ ऐसे विश्लेषण लगे हैं जो भारत में नेता, सरकारी अफसर और वो बिजनेसमैन के बीच के रिश्तों की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। ये रिश्ते कैसे बनते, बिगड़ते हैं और हम सब पर इसका असर क्या है, इसी की पड़ताल करेंगे आज। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई लेन देन का मामला नहीं है। हाँ, ये सत्ता के संतुलन का पूरा खेल है। इन विश्लेषणों से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि इस सत्ता खेल के पीछे की असली वजह क्या है और ये सिस्टम, ये पूरा तंत्र काम कैसे करता है। तो फिर देर किस बात की? सबसे पहले ये देखते हैं जो ये विश्लेषण बता रहे हैं कि अधिकारियों पर नेताओं का इतना कंट्रोल रहता कैसे है। आमतौर पर तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात सुनते हैं हम। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग तो सबसे बड़ा और सबसे सीधा हथियार है ही। इसमें कोई दो राय नहीं। जी। जो अफसर उनकी लाइन में नहीं चलता उसे फौरन साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन ये विश्लेषण ना इसे आगे की बात करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बताते हैं कि कैसे कई बार अहम जांच शुरू होने से ठीक पहले, या मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर कोई अफसर सवाल उठा रहा है, हम्म। तो उसे अचानक से ऐसी जगह भेज दिया जाता है जिसे लूप लाइन कहते हैं, मतलब कम महत्व का विभाग। ओके। तो बात सिर्फ अनचाही पोस्टिंग की नहीं है, ये करियर ग्रोथ रोकने तक जाती है। प्रमोशन लटका देना या फिर बेवजह की कोई जांच बिठा देना। अरे बाप रे, ये सिर्फ कुर्सी बदलने का मामला नहीं है, ये तो करियर पर तलवार लटकाने जैसा है। बिल्कुल। और शायद वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों का लालच, वो भी एक भूमिका निभाता होगा। निश्चित रूप से। ये जो पोस्ट रिटायरमेंट पद है ना, जैसे किसी आयोग की सदस्यता मिल गई या कहीं सलाहकार बना दिया, हाँ हाँ। ये एक तरह का इनाम बन गया है। विश्लेषण साफ बताते हैं कि कई अधिकारी अपने कार्यकाल के आखिरी सालों में इसीलिए भी दबाव में आ जाते हैं। अच्छा। समझ गया। तो ये तो हुई अफसरों पर दबाव की कहानी। अब इस खेल में वो तीसरा कोण यानी बिजनेसमैन, वो कैसे शामिल होता है? विश्लेषणों में कोई खास उदाहरण है इसका? हाँ, एक हाईवे प्रोजेक्ट का केस स्टडी दिया गया है, काफी दिलचस्प है। बताइए। उसमें बताया गया है कि कैसे ठेका एक खास कंपनी को ही मिले, इसके लिए बकायदा टेंडर की शर्तों को ही नेता के इशारे पर बदल दिया गया। अच्छा, नियमों को बदला गया। जी। बिजनेसमैन ने नेता को फंडिंग का वादा किया, नेता ने संबंधित विभाग के अफसर पर दबाव बनाया, वही ट्रांसफर या जांच का डर दिखाकर, और अफसर ने फिर नियमों को ताक पर रखकर वो फाइल आगे बढ़ा दी। और नतीजा जाहिर है, सड़क की क्वालिटी खराब हुई होगी। बिल्कुल। और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? आम लोग, हम और आप। सही बात है। लेकिन नेता ऐसा करते क्यों हैं? क्या सिर्फ चुनावी फंड के लिए या और भी कुछ है? देखिए, चुनावी फंड तो एक बड़ी वजह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। तो फिर? विश्लेषण इशारा करते हैं कि अपना दबदबा बनाए रखना, अपने खास लोगों को, अपने समर्थकों या कई बार जाति समूह को फायदा पहुंचाना, और सबसे बढ़कर सिस्टम पर अपना नियंत्रण साबित करना, ये भी नेताओं की एक तरह से मजबूरी या कहिए रणनीति होती है। ये उनके राजनीतिक रसूख का सवाल बन जाता है। ये तस्वीर तो सच कहूं तो काफी निराशाजनक लग रही है। क्या इन विश्लेषणों में कोई उम्मीद की किरण भी है? कोई रास्ता है जिससे हालात सुधर सकें? हाँ, समाधानों पर भी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम ही बताई है। अच्छा, क्या है वो समाधान? सबसे पहला जोर है पारदर्शिता पर, ट्रांसपेरेंसी। यानी सरकारी ठेकों की हर जानकारी, हर शर्त ऑनलाइन हो, पब्लिक डोमेन में हो, सबके सामने हो। ठीक है। दूसरा, अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल में राजनीतिक दखल कम से कम हो, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग हो और उन्हें कम से कम एक निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा मिले, ताकि वो बिना डर के सही काम कर सकें। हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा, जिसे सोशल ऑडिट कहते हैं, यानी जब आम नागरिक खुद सरकारी योजनाओं और खर्चों का हिसाब जांचते हैं। ये जनता की सीधी निगरानी है एक तरह से। सोशल ऑडिट यानी जनता खुद पहरेदार बने। ये तो बहुत दिलचस्प है। और वो अशोक खेमका जैसे अधिकारियों के बारे में, उनका जिक्र तो अक्सर होता है संदर्भ में। बिल्कुल होता है। खेमका का मामला इन विश्लेषणों में एक तरह से केस स्टडी की तरह इस्तेमाल हुआ है। 50 से ज्यादा ट्रांसफर झेलना अपने आप में दिखाता है कि ईमानदारी की राह कितनी कठिन है इस सिस्टम में। बिल्कुल। लेकिन ये भी बताता है कि एक अकेला अफसर भी अगर ठान ले तो पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, कम से कम सवाल तो खड़े कर ही सकता है। हाँ। हालांकि विश्लेषण ये सवाल भी उठाते हैं कि व्यवस्था ऐसे अधिकारियों को कितना बचा पाती है, या क्या वे सिर्फ एक अपवाद बनकर रह जाते हैं। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत जरूरी है, पर शायद व्यवस्था में बुनियादी सुधार
उससे भी ज्यादा अहम है। तो कुल मिलाकर देखिए, आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि जब तक ये नेता, अफसर, बिजनेसमैन का गठजोड़ जनहित पर भारी पड़ता रहेगा, तब तक असली बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। पारदर्शिता, कार्यकाल की सुरक्षा और जनता की सक्रिय भागीदारी, यही सब मिलकर शायद इस चक्र को तोड़ सकते हैं। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। जी, इस पूरे सत्ता खेल के समीकरणों को बदलने में एक आम नागरिक, एक जागरूक वोटर और क्या कर सकता है? क्या सिर्फ जानकारी रखना और वोट डाल देना ही काफी है, या फिर सोशल ऑडिट जैसी सक्रिय भूमिकाएं निभाना आज ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिजनेसमैन, इनके रिश्ते कैसे काम करते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। हमारे पास दो स्रोत हैं, बनाना है भारत को महान, समाधान का रोड मैप, और सत्ता खेल, नेता, अफसर और जनता के कुछ अंश। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि एक गठजोड़ कैसे बनता है, आम आदमी पर इसका असर क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ 3 अलग-अलग खिलाड़ियों की बात नहीं है। ये एक क्या कहते हैं, एक त्रिकोण है जिसके तार आपस में ऐसे उलझे हैं कि पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। सही कहा। जैसे स्रोतों में एक हाईले प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया है, बड़ा सटीक है। हाँ, वो उदाहरण काफी कुछ साफ कर देता है। हाँ, कि कैसे एक ठेकेदार नेताजी को शायद चंदे के नाम पर या निजी तौर पर कुछ फायदा पहुंचाता है, और फिर नेताजी संबंधित अफसर पर दबाव डालते हैं। हो सकता है ट्रांसफर की धमकी हो या कोई और लालच कि ठेका उसी को मिले। और ठेका मिल भी जाता है। हाँ, मिल जाता है। पर सड़क बनती एकदम घटिया। पैसा सबका लगा, नुकसान सिर्फ जनता का। ये दिखाता है कि खेल कितना बड़ा है। बिल्कुल। और ये दबाव सिर्फ इन बड़े ठेकों तक ही नहीं रहता। स्रोत बताते हैं कि नेताओं के अफसरों पर दबाव बनाने के पीछे कई कारण होते हैं। एक तो है वोट बैंक की राजनीति। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जनता को फौरन नतीजे चाहिए। सड़क बन जाए, राशन मिल जाए, कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए, तो नेता पर ये दिखाने का दबाव रहता है कि देखो मैं काम करवा रहा हूँ। यानी तुरंत दिखने वाला काम। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ यही है, या पैसा भी? पैसा तो बहुत बड़ा एंगल है। ठेके, माइनिंग, जमीन के सौदे, ये सब कमाई के जबरदस्त जरिए हैं। तो अपनी मर्जी चलाने के लिए, अपना हिस्सा निकालने के लिए नेता अफसरों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा? इसके अलावा पार्टी हाईकमान को भी तो खुश रखना होता है। दिखाना पड़ता है कि हाँ, मेरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। और फिर अपनी लोकल इमेज, अपना दबदबा, वो भी तो बनाना है। कई बार पुराने मामले खुलने का डर भी रहता है। सही बात है। ये तो हुई नेता और अफसर की बात, लेकिन वो तीसरा कोण, बिजनेसमैन, वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है? हाँ, यहीं पर ये ये गठजोड़ और पक्का हो जाता है। नेता को बिजनेसमैन से चाहिए पैसा, चुनावी फंड के लिए भी और शायद निजी फायदे के लिए भी। और बदले में नेता क्या देता है? बदले में नेता बिजनेसमैन को लाइसेंस दिलवाता है, ठेके दिलवाता है, नियमों में ढील, और ये सब होता है अफसरों के जरिए। अब देखिए, अफसर को नेता से क्या चाहिए? करियर में सुरक्षा, ट्रांसफर पोस्टिंग का डर न हो। हाँ, और शायद रिटायरमेंट के बाद भी कुछ। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी पोस्टिंग का वादा, किसी कमीशन में जगह, ये सब। और फिर अफसर और बिजनेसमैन का अपना सीधा लेन देन भी होता है। फाइल पास करवानी है, कोई रुकावट हटवानी है, तो घूस या दूसरे फायदे चलते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम जैसा बन गया है। तो इसमें अफसर तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते होंगे। एक तरफ नेता का प्रेशर, दूसरी तरफ हो सकता है बिजनेसमैन का लालच, और अपना करियर भी देखना है। खराब कर देना या कोई जांच बिठा देना, ये सब चलता है। और जैसा आपने कहा, कई अफसर रिटायरमेंट के बाद के फायदों के लिए भी झुक जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब ऐसे ही हैं। अशोक खेमका जैसे, टीएन शेषन जैसे अफसर भी तो हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने बहुत दबाव झेला, बार बार तबादले हुए, पर वो झुके नहीं। तो यहीं पर वो मेरिट बनाम जुगाड़ वाली बात सामने आती है। जो मेरिट से आए हैं वो सिस्टम को मजबूत करते हैं, जुगाड़ वाले वो खोखला कर देते हैं। ये तो वाकई एक मुश्किल पहेली है। तो फिर इस सब पर नजर रखने वाला भी कोई है? जैसे मीडिया है, अदालतें हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है? भूमिका तो बहुत अहम है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं भी हैं। अगर मीडिया ईमानदार है, स्वतंत्र है, तो वो जनता की आवाज उठा सकता है, भ्रष्टाचार को सामने ला सकता है। लेकिन अगर मीडिया, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, पेड न्यूज में शामिल हो जाए या खुद इस गठजोड़ का हिस्सा बन जाए, तो वो उल्टा ईमानदार अफसरों पर दबाव बनाने का जरिया भी बन सकता है। और अदालतें, कोर्ट्स का क्या रोल है? देखिए, अदालतें तो कानून की रक्षक हैं।
वो घोटालों का संज्ञान ले सकती हैं, पीआईएल के जरिए दखल दे सकती हैं, न्याय कर सकती हैं। लेकिन एक तो हमारी न्याय प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और कभी-कभी ऐसी बातें भी आती हैं कि जजों पर भी राजनीतिक या बिजनेस का दबाव रहता है। ये उसकी प्रभावशीलता को कम करता है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है, जड़ें इतनी फैली हुई हैं, तो क्या कुछ रास्ते हैं निकलने के? समाधान क्या हैं? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, समाधानों का जिक्र है। मुख्य जोर है पारदर्शिता पर, ट्रांसपेरेंसी। जैसे सरकारी खरीद है, ठेके हैं, सब ऑनलाइन हो, चुनावी चंदे में पूरी सफाई हो। दूसरा, अफसरों को सुरक्षा देना। मतलब एक तो उनका कार्यकाल निश्चित हो, फिक्स टेन्योर, ताकि उन्हें बेवजह ट्रांसफर का डर न रहे। और विसिल ब्लोअर एक्ट को मजबूत करना, मतलब जो भ्रष्टाचार उजागर करे उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सही बात है। और नेताओं की जवाबदेही तय हो, जनता खुद निगरानी करे, जैसे सोशल ऑडिट होते हैं, जिसमें नागरिक खुद सरकारी काम की क्वालिटी और खर्च को जांचते हैं। इसे बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़े। और सबसे जरूरी, जैसा हमने पहले कहा, नियुक्ति और प्रमोशन वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हो, जुगाड़ पर नहीं। तो कुल मिलाकर ये सत्ता, पैसा और पद की सुरक्षा का एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर आम आदमी का हित, जनहित, वो कहीं पीछे छूट जाता है। नेता, अफसर, बिजनेसमैन, इस तिकड़ी के अपने अपने स्वार्थ हैं और कीमत वो जनता चुकाती है। बिल्कुल। और जब हम इन स्रोतों को देखते हैं, इन समाधानों पर सोचते हैं, तो एक बड़ा सवाल आखिर में रह जाता है। क्या? कि इतने सारे समाधान हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिकों की सक्रियता, अफसरों की सुरक्षा, लेकिन अगर इस पूरे जटिल सिस्टम पर सबसे गहरा, सबसे पॉजिटिव असर डालने वाला सिर्फ एक बदलाव चुनना हो, तो वो क्या होगा? क्या वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, या नेताओं की सीधी जवाबदेही, या फिर हम नागरिकों का और ज्यादा जागरूक और एक्टिव होना? ये सोचने वाली बात है।